एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख, एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। पूजा भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज लगाते हुए बोली, माँ, कोई भी नहीं है कमरे में, और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, पेड़ के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख, मम्मी ने अंदर से आवाज दी। पूजा ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझके हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? पूजा भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। पूजा, मैं हूँ तुम्हारा ध्रुव। हाँ पूजा, मैं तुम्हारा ध्रुव, कहते हुए मैं पूजा की तरफ गया। पूजा मेरे लिए नहीं रुकी थी। दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा। लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगा ली। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूजा और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा ठनका। अब तो खाएगी ये डांट, बावली लड़की है ये तो, भला बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे, एक क्या भाग रही है? बिल्ली ही होगी कोई, बाघ तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे, जरूरी थोड़ी बिल्ली ही होगी, पूजा बोली। तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी है तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। है। आज आएगा ध्रुव तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। पूजा भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला। जाकर फोन कर ध्रुव को, कल रात को हुई थी बात तो बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा। नाश्ता तैयार रखना, 8:45 बजे गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको, आज मैं तो बात भी नहीं करूंगी, पूजा ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फोन, जा मेरे फोन से कर ले, माँ ने कहा। पूजा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि पूजा को मेरा नंबर याद रहता है, वो अपने फोन से भी मुझे नंबर डायल करके फोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है, फिर भी आदत से मजबूर। घंटी जा रही है, लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरे जेब में फोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाले गाने की सिटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होना भी एक कारण था, और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फोन की रिंगटोन की आवाज गूंज रही थी एक सुनसान जंगल में। मोबाइल जमीन पर हल्की दूब घास से ओस की बूंदों को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रहा था, और उसके थोड़ी ही दूर एक गाड़ी का एक दरवाजा अधजला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे, और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी।
रिंगटोन की आवाज कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फोन आ रहा था और मैं जानता था कि मेरी पत्नी पूजा कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं जयर से चिल्लाया, नहीं। मेरी नहीं बोलने की आवाज पूरे इलाके में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा, उसके सीने को मलने लगा ताकि श्वास वापस आ सके। लेकिन ये असंभव कार्य था। मैं हिम्मतहार हो चुका था। एक तरफ पूजा और माँ दोनों को मेरा इंतजार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। ध्रुव यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? राहुल ने शरारती अंदाज में कहा। राहुल मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे। लेकिन राहुल तब तक दीवार लांघकर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वो ही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुए कि राहुल ही मेरा अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते राहुल ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीबी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फोन से मैसेज भेजा था, पूजा से मेरा झगड़ा हुआ था। मैंने इसे बताया था तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये, दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि राहुल का सैड इमोजी के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू आर। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी पिंजौर की तरफ। पंजाब बॉर्डर से होते हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े शीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। पूजा को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश होना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और पूजा को सेंड कर दिया। तब भी पूजा को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ठिठोली करता रहता था। पुरानी पुरानी फोटो भेजकर उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो पूजा का मैसेज आ गया, मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लगे गई, शाम को कर लूंगी, टाइम लगेगा तो। नहीं भी किया तो भी कल तो आप आ ही जाओगे। पूजा का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया। माँ को कॉल कर लिया, हेलो प्रणाम माँ। बैठ गया तू गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है। माँ ने कहा लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी, मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है
और जब बहू ने खुश होकर बताया कि ध्रुव आ रहा तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना जरूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से खत्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है, तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह। माँ ने कहा, ऐसे मत पूछो, आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है, कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, माँ ने मार्केट जाना था तो जल्दी फोन काट दिया। रास्तों में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और खास बात थी जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वो खास बात ये थी कि मुझे जहां आंखें बंद करके 5 मिनट रह लिया वहीं नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी में, कभी किसी पत्थर में, कभी कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतजार करती आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। पूजा ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब पूजा ने माँ के फोन पर फोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में ही बेसुध पड़ा हूँ। फोन पर फोन आ रहे थे और मैं अपने चारों तरफ जल रहे गाड़ी के पुर्जों और साथियों की लाश को देख रहा था। एक अजीब सा डर मेरे मन में था, क्योंकि मुझे अभी अभी पता लगा कि वो शीशे में मेरे नहीं दिखने की वजह क्या थी। पूजा ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को मैं महसूस नहीं हुआ। मुझे सब मालूम हो चुका था। इस सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चले गई। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियां इतनी थी कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मैं मोबाइल को पकड़े लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नजर आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वो मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल कर लिया। हेलो, गाड़ी नंबर 136 A2 अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रिक कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और पलटते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूं। ओके, हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे ये तो रघु है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर पूजा का कॉल आया। रघु ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूँ मैं पूजा भाभी को, कैसे उठाओ फोन। अरे उठा लेना, प्लीज उठा ले और बोल दे कि ध्रुव आ रहा है, उसे बोल देना। मैंने कहा ही था कि रघु भी बोल पड़ा, मुझमें नहीं हिम्मत, लेकिन ध्रुव जाएगा। ध्रुव घर तो जाएगा, वो भी पूरे शान से। तिरंगा उसका कफन होगा, तिरंगा में लिपटकर ध्रुव घर पहुंचेगा। उससे पहले पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी, जिस तरह उसने इन 8 साल में आतंकियों का जीना हराम किया था। ध्रुव ने कहा, ऐसा भी क्या देख लिया, चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। पूजा ने कहा, ओके बाय, ध्रुव ने कहा और फोन काट के आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे। अब ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी, वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर बुक लिखी जा सकती है। एक बार फौजी से रिटायर्ड हो जाऊं, फिर लिखूंगा अपने सारे सपनों को, कहते हुए ध्रुव सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफर, साथ में फिर एक नया सपना। ध्रुव की लाइफ तो नींद और सपनों में ही उलझ गई थी। अभी तक के सपने में वो एक सुपर हीरो था, अगर नींद में देखेगा तो वो हमेशा सुपर हीरो सपने में ही रहेगा।
असल जिंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। खैर ध्रुव को मेहनत करना पसंद था, लेकिन सिर्फ सपनों में।